Hi guys, welcome back to our channel State Zero. This is the third module of mine regards MPPSC Prelims 2020, which I have started day before yesterday. And in the last module of mine, we started topic 7, part 3, that is environment and biodiversity, and the topic 7 is science and technology, which belongs to the prelims paper of GS1 of General Studies. In this module, I am going to discuss about environment and biodiversity chapter 2nd. In the last module, we have talked about or we have discussed chapter 1st, which was environment and biodiversity. Today, in this video, we will start biodiversity. I hope everything about that environment which I taught last day is very clear to all of you. Before starting anything, I just wanted to tell that please subscribe my channel. Along with that, please press the bell icon so that you guys get the notifications of my all videos, so that you won't miss any video, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट बने रहें. जैसे ही मेरी वीडियोस आती हैं, आप उन वीडियोस को आपके पास उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचे और आप उनको देखें. क्योंकि अगर कोई भी एक भी वीडियो आपसे मिस होता है, तो जिस तरीके की हम चीजों को लेकर चल रहे हैं, जिस प्लान्ड वे में हम चीजों को कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर अनसिस्टमैटिक होगा आपके लिए, आपकी तरफ से, तो आपको दिक्कत क्रिएट कर देगा. मैंने पहले दिन बोला था कि चीजों को हम एक सिस्टमैटिक वे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे यही है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लगातार मेरे पहले वीडियो से सारे वीडियोस को, जब तक मेरे सेशंस चलेंगे, मॉड्यूल्स चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टॉपिक 7 के, वो उसको पूरे देखें. उसके बाद हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसमें वो टेस्ट लाइव सेशन बेसिस पर होगा. चलिए, तो हम आज आगे बढ़ते हैं कि आज हम इस मॉड्यूल में जो सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी, हम उसमें क्या पढ़ेंगे देखेंगे. तो मैंने आपको बताया कि आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे चैप्टर 2 दैट इज बायोडाइवर्सिटी. दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, which is the part of the 7th topic, science and technology. It should be very clear to all of you. Today in this video, I am going to discuss about biodiversity and the levels of biodiversity. हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहां से इसका किसने इसको कॉइन किया हुआ है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या हैं, कितने लेवल्स में या कितने पार्ट्स में से कैटेगराइज किया गया है और उनका मतलब क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इट्स 5 जून टुडे एंड टुडे इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. मैंने आपको कल के लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, तो मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो एनुअल डेज होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, और आज उनमें से एक डे जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमसे पूछा जाता है, इट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टुडे, 5 जून 2020. तो थोड़ा सा हम चैप्टर को अपना बायोडाइवर्सिटी बाद में स्टार्ट करेंगे. मैं एक आपको इसके बारे में, एनवायरमेंट डे के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा. प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो थोड़ा सा हम समझ लें कि पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो आज की थीम है हमारी एनवायरमेंट डे 2020 की, या जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है 2020 का, उसकी जो थीम है वो है इट्स टाइम फॉर नेचर. तो थोड़ा सा हम नेचर के बारे में समझ लेते हैं. देखिए, द फूड वी ईट, यहां से जो हम चीजें देख रहे हैं, द फूड वी ईट, the air we breathe, the water we drink, the climate that makes our planet habitable, all comes from the nature. जो हम चाहे खाना खाते हैं, चाहे हम सांस लेते हैं, the water we drink, जो पानी हम पीते हैं, the climate that makes our planet habitable, जो climate हमारे प्लैनेट को हैबिटेबल बनाता है. हैबिटेबल मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा कि हैबिटेट क्या होता है. आप सिर्फ अभी एक ऐसा एरिया समझ लीजिए जहां पर सुइटेबल कंडीशंस जनरेट होती हैं, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसे हम एक हैबिटेट बोलते हैं. तो ये सारी चीजें आपकी नेचर से आती हैं. तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, नेचर को लुक ओवर करें. एट दीज आर द एक्सेप्शनल टाइम्स. आज जो चल रहा है वो पैंडेमिक डेज चल रहे हैं, और एक टफ समय है सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, इन विच नेचर इज सेंडिंग अस अ मैसेज. और इसमें एक नेचर हमें एक मैसेज भेज रहा है, टू केयर ऑफ आवरसेल्व्स वी मस्ट केयर फॉर द नेचर.
और हमें अगर नेचर को प्रिजर्व करना है या हमें अपने आप को नेचर को प्रिजर्व करने के लिए जरूरत है कि हम अपने आप को केयर करें, अपने आप को बहुत अच्छे से लुक ओवर करें इन पैंडेमिक डेज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरीके से चल रही हैं जो एक व्यक्ति को अफेक्ट होता है तो वो सारे लोगों को अफेक्ट कर देगा। तो प्लीज बार बार जो मैं लास्ट वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तो ये सारी चीजों को जरूर देखते रहें। आज भी मैं इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं दैट टू केयर फॉर आवरसेल्फ वी मस्ट केयर फॉर द नेचर। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने नेचर को भी सुरक्षित रखना ही होगा। इट इज द टाइम टू वेक अप। अब समय है जगने का, टू टेक नोटिस। इसके लिए हमें जो करना है वो क्या है, तो हमें अब जागना है, क्योंकि हम जिस तरीके से ये पैंडेमिक चीजें देख रहे हैं, जो वायरस है ये जनरेटेड है, सारी चीजें हैं, टू टेक नोटिस, ध्यान देने का, टू रेज आवर वॉइस, और हम अपनी नेचर के अगेंस्ट की नेचर के प्रिजर्वेंस के लिए, नेचर के प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाने का समय है। इट्स टाइम टू बिल्ड बैक बेटर फॉर पीपल, और जरूरी है कि हम अपने साथ साथ लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, एंड फॉर आवर प्लैनेट। This is what the message for the today, that it is time for nature, and this is the theme of the World Environment Day of 2020. Is that clear to all of you? आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट बता दूं, जो आपके पेपर के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप वीडियो को देखने बैठते हैं तो प्लीज अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठें, ताकि आप चीजों को नोट कर सकें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए जो एनवायरमेंट डे से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज यूनाइटेड नेशन UNEP एनुअली ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। जो एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बॉडी जो है हमारी, वो क्या करती है, हर साल इसको ऑर्गेनाइज करती है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून इन ओवर 100 कंट्रीज। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में 5 जून को मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? ऑफिशियल नेम जब हम इसका देखते हैं तो इट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। क्लियर है? फर्दर ऑल्सो कॉल्ड एज इको डे। हम इसे इको डे के नाम से भी जानते हैं, हम इसे एनवायरमेंट डे के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम WED वर्ल्ड एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से भी जानते हैं। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पहला मैंने क्या बताया, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो प्लीज याद रखिएगा, इसे UNEP ऑर्गेनाइज करती है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसे UNEP ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं ये क्लीन कर देता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज कौन करता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNEP। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 100 से ज्यादा कंट्रियों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। ऑफिशियल नेम इसका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। दूसरे नामों से भी इसे जाना जाता है, या इको डे के नाम से जाना जाता है। एनवायरमेंट डे इसे हम जानते हैं, WED वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मैंने एक बार और आपको लिख के दे दिया है, बता दिया है कि ये जो डेट है वो 5 जून है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था, कब हमने पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया था, तो इट वाज celebrated on 5th June 1974. That means 45 years ago. इसे कब मनाया गया था? 45 साल पहले हमने इसे मनाया था। Is that clear? कब मनाया था? 1974 में 5th जून को हमने इसे सेलिब्रेट किया था। इस साल 2020 में 2020 में यह जो एनवायरमेंट डे है वह होस्ट कर रही है कोलंबिया। इट इज होस्टिंग इनटू द सिटी ऑफ कोलंबिया। क्लियर है? एंड द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज, जस्ट अ मिनट, आपको ये थीम मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपको थीम दिख रही होगी कि थीम क्या है। इट्स टाइम फॉर नेचर। यह हमारा समय है कि नेचर के लिए। और अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमें चीजों को कैसे क्या करना है और नेचर को प्रिजर्व करना है। और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी यह है कि हम अपने आप को प्रिजर्व करें। प्लीज इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, और आपसे जो बन सकता है आप अपने लेवल पे सारी चीजों को कर सकते हैं ताकि आप अपने नेचर को प्रिजर्व करें। सो इट इज द टाइम फॉर नेचर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी, जैसा कि मैंने बोला था। और उसमें मैंने आपसे बोला था कि आज हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। एक तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, कहां से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एंड फर्दर व्हाट आर द लेबल्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट।
द डेफिनेशन, क्योंकि मैं हमेशा सारी चीजों को अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं और मेरा मानना भी वही है कि आप भी जब चीजों को करें, द फंडामेंटल वे, इट इज द फंडामेंटल वे टू स्टार्ट एनीथिंग विद द डेफिनेशन और विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो हम वही करेंगे। तो हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब क्या है कि जो जितनी भी हमारे अर्थ पर लाइफ में वेरिएबिलिटीज पाई जाती हैं, जो वेराइटीज पाई जाती हैं, उन सबको जब हम देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेराइटीज एंड द वेरिएबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, एट स्पीसीज लेवल एंड एट इकोसिस्टम लेवल। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या बोल दिया। हमने डेफिनेशन देखी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फिर उसके बाद तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि इस बेसिस पर जब हम इसे वैरायटी और वेरिएबिलिटी कह रहे हैं लाइफ की अर्थ पर, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, एट द स्पीसीज लेवल एंड एट इकोसिस्टम लेवल क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैंने एक वर्ड बोला है आपसे, इकोसिस्टम लेवल। तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसमें किस तरीके से मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इस मेरे इकोसिस्टम लेवल से क्या मतलब था मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इकोसिस्टम की बात करी है तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम को जनरली बात करते हैं, जनरली इंक्लूड करते हैं। ऑल्दो फर्दर जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे आ जाते हैं, एक उसका ही पार्ट है मैरीन इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ वेरिएशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी वैरायटी है, वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ है, किस पर? हमारी जमीन पर, हमारे अर्थ पर। इसे हम क्या कह सकते हैं? मेजर ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं। कितने लेवल पर हम बात कर रहे हैं? जेनेटिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हम स्पीसीज लेवल पे बात कर रहे हैं, हम उसके अलावा इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे हैं। और मैंने आपको इकोसिस्टम में बताया कि हम इकोसिस्टम में किस चीज को जनरली कंसीडर करते हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। फर्दर सो इट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ऊपर कहा कि वेरिएबिलिटी एंड वैरायटी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है इट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ of living and non-living organism from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem। हम सारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और किसी भी सोर्स से उनका जनरेशन हो, जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जब वो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, जिस जगह पर होती है, वह सब कुछ सारी चीजें हमारा किसका हिस्सा है, क्या कहलाता है? तो वह सारी चीजें हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? बायोडाइवर्सिटी क्लियर होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी एक वैरायटी है, वेरिएबिलिटी है लाइफ की जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। टर्म बायोडाइवर्सिटी इज द अमलगमेशन। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है वह क्या है? अमलगमेशन है। अमलगमेशन का मतलब है एक मिक्सचर है या हमने कुछ शब्दों से जोड़कर बनाया है। तो कौन से शब्दों से जोड़कर बनाया है? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी इज द अमलगमेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी विच मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। तो हमारे सामने एक बार वही डेफिनेशन फिर से आ गई कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है? वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। इज दैट क्लियर? अमलगमेशन जब आपसे पूछा जाए कौन से शब्दों का है तो आप क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी का अमलगमेशन। और डाइवर्सिटी का मतलब आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए, जो चीजें डाइवर्स होती हैं, जब वो सारी चीजें एक जगह पर पाई जा रही हैं अर्थ पर, जब हम उनकी बात करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो ये पूरा हमने इसका डेफिनेशन सारी चीजें समझ ली है, हमने पूरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहां से कब ये पहली बार इसका इस शब्द चलाया, किसने इस शब्द को प्रोनाउंसिएट किया, सबसे पहली बार किसने इस शब्द को यूज किया और किसने कॉइन किया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। 1916 में सबसे पहली बार इन द ईयर 1916 द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज यूज्ड फर्स्ट बाय जे आर्थर हैरिस।
जे ऑर्थर हैरिस एक अमेरिकन थे जिन्होंने सबसे पहले 1916 में इस शब्द का यूज किया। उन्होंने, ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी का यूज नहीं किया, उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज किया। मैं आपसे चीजों को बड़े ध्यान से सुनने को कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं तो वहां ऑप्शंस ये दोनों दिए होंगे, वहां आपको जे ऑर्थर हैरिस भी दिया होता है और W.G. रोशन भी दिया होता है, वॉल्टर जी रोशन भी दिया होता है, और हम जल्दी जल्दी में जे ऑर्थर हैरिस लगा देंगे जब वो आपसे बायोडाइवर्सिटी कॉइन करने के बारे में पूछ रहा होगा। तो मैंने अभी आपको जो बताया वो बताया इन द ईयर 1916 द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। प्लीज मेक श्योर कि आप सही सुन रहे हो और सही समझ रहे हो कि मैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। किसने कॉइन किया? जे ऑर्थर हैरिस ने कॉइन किया। और हु वाज ही? ही वाज एन अमेरिकन। क्लियर है? इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रटना नहीं है कुछ भी चीजों को, सिर्फ आपको मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। 1916 के बाद 1975 में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से एक नया शब्द आ जाता है, वो है नेचुरल डाइवर्सिटी। तो एक नया शब्द हम जो जानते हैं या जो हमारे जानने में आता है, हमारे सुनने में आता है, वह आ जाता है नेचुरल डाइवर्सिटी। और अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? नेचुरल डाइवर्सिटी के द्वारा। कब किया गया? 1975 में किया गया। क्लियर है? थॉमस लॉवजॉय ने 1980 में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कहां पर इंट्रोड्यूस किया? साइंटिफिक कम्युनिटी में। और उन्होंने एक किताब में साइंटिफिक कम्युनिटी में अपने इस तरीके से उन्होंने साइंस में एक पूरा वर्ड दिया, एक बुक में इसे सबसे पहली बार लिखा। तो प्लीज थोड़ा सा फिर से देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है चीजें कि मैंने अभी ऊपर बताया कि सर, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने बोला था जे ऑर्थर हैरिस ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज किया, फिर आप बोल रहे हैं सर थॉमस लॉवजॉय, जब वहां ऑप्शन होगा कि सर इन्होंने टर्म को सबसे पहली बार यूज किया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने यूज किया, इन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक किताब में यूज किया था, और जिससे वह साइंटिफिक कम्युनिटी में रिनाउंड हो गया, पॉपुलर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज आप कमेंट कर पूछते रहें। मैंने आपको बताया कि हमारी एक वेबसाइट भी है www.statezero.in, जिसे आप विजिट कर सकते हैं और वहां हमसे सारी चीजों को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज को एज सुन एज हम ट्राई करेंगे, जल्दी से जल्दी सारी चीजों को कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्ड किया जाए। और अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी भी कारण से आपको लगता है कि नहीं मुझे कमेंट, तो आप बिल्कुल एक सिंपल वे है कि आप कमेंट कर हमसे सारी चीजों को पूछ लें। कमेंट के भी हम रिप्लाई करते हैं, जैसे ही हमें समय मिलता है हम सारी चीजों को लुक ओवर करते हैं। पहला 1916 जे ऑर्थर हैरिस used the term biological diversity. In the year 1975 this term was replaced, biological diversity was replaced by natural diversity. Later in the year 1980 Thomas Lovejoy used this biological diversity term into a book, and because of which it came renowned into a scientific community. Is that clear? Later on, this is the most important point. याद रखिएगा 1985 एक हमारे एडवर्ड ओ विल्सन है, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। बेसिकली इन्होंने चींटियों की स्टडी की हुई थी, तो एक फेमस पर्सन हुए हैं, फेमस पर्सनालिटी हुए हैं अमेरिका की। तो इनके हिसाब से इन्होंने बोला था कि W.G. रोशन ने बायोडाइवर्सिटी वर्ड को कॉइन किया है। तो आपको यही वर्ड याद रखना है। मैंने जब बात करता हूं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इट वाज कॉइन्ड बाय जे ऑर्थर हैरिस। व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर बायोडाइवर्सिटी, देन बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय W.G. रोशन। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया है, और मैंने साथ ही आपको बता दिया है कि कौन से दो वर्ड्स का अमलगमेशन है। तो इट इज द अमलगमेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी, सो इट बिकम्स बायोडाइवर्सिटी, विच मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने आगे बोला था कि हम दूसरा जो इसमें डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल हैं। बायोडाइवर्सिटी इज कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट एट 3 लेवल्स। जनरली हम इसे 3 लेवल पर कंसीडर करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पर एग्जिस्ट करती है। जब मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, अगर आपको याद है, पहला जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने आपको कहा था इट इज द मेजरमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज द मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी और द वेराइटी
फाउंड एट द जेनेटिक लेवल और स्पीसीज लेवल और कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल। तो देखिए वहीं से हमने इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया और ये कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का जो पहला क्लासिफिकेशन है हुआ है जेनेटिक बेसिस पर, जेनेटिक लेवल पर हम इसे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा स्पीसीज लेवल पर हम इसकी बात करते हैं और फर्दर जब हम बात करते हैं तो हम कम्युनिटी लेवल पर और इकोसिस्टम लेवल पर हम इसकी बात कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी को हमने कैसे क्लासिफाई किया। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट है किस चीज का, वैरायटी का। कितने लेवल्स पर, 3 लेवल पर हम बात करते हैं। कौन कौन से, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। These 3 labels work together to create the complexity of life on Earth। और ये तीनों चीजें जेनेटिक्स, चाहे जेनेटिक्स लेवल हो, चाहे स्पीसीज लेवल हो, चाहे कम्युनिटी लेवल हो, ये तीनों एक साथ काम करते हैं ताकि जो अर्थ पर कॉम्प्लेक्सिटी है उसका फॉर्मेशन हो सके। इसके लिए तीनों चीजें, तीनों लेवल पर ये काम किए जाते हैं। ये तीनों लेवल इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, स्पीसीज हो, कम्युनिटी हो। ये तीनों का चीजों का इंटरेक्शन होने के बाद जो लाइफ पर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, सॉरी अर्थ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है लाइफ की, वह हमें विजिबल होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स लेवल क्या होता है, स्पीसीज लेवल क्या होता है और कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल क्या होता है। तो हम जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो देखिए हमें शब्द से वैसे समझ में आ रहा होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मेरी जो मैंने सारी चीजों को जो हाईलाइट किया हुआ है वो ग्रीन कलर से किया हुआ है क्योंकि इट्स एनवायरमेंट डे टुडे। एंड मैंने जो एक इनिशिएटिव लिया हुआ है लिया कि मैं इसे आज, जैसा कि मैंने आपको थीम बताई थी इट्स टाइम फॉर नेचर, तो ये छोटा सा इनिशिएटिव नहीं कहूंगा कि ये कुछ है, बस इट्स जस्ट लाइक कि मुझे लगा कि आई शुड डू द थिंग्स, तो मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया। आप भी अपने लेवल पर जो आपको लगता है वो चीजें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पर। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ जीन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीन्स में जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो इट बिकम्स जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज। लेकिन कहां पर, विद इन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इन फैक्ट द डाइवर्सिटी अमंग द जीन्स लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीसीज एंड विच इन टर्न डिटरमाइंस द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए क्या कहा गया है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कहा गया कि यह इसका मतलब है वेरिएशंस ऑफ जीन। किस चीज में, प्लांट्स में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, और इसके बेसिस पर जब हम इस वेरिएशंस ऑफ जीन की बात करते हैं, जीन्स में वेरिएशन की बात करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन क्या करते हैं, तो हम डिटरमाइन करते हैं डाइवर्सिटी कि जो होमोशिपियंस हैं या जो लोग हैं या जो प्लांट्स के वेराइटीज हैं, जो एनिमल्स की वेराइटीज हैं, उनमें किस तरीके के जीन्स पाए गए हैं जिसकी वजह से वो किस तरीके जो उनका हैबिटेट है वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए more genetic diversity helps in better adaptability of the individual to environment conditions। जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे अच्छे तरीके से हम जो हमारे इन्वायरमेंट में वेरिएबिलिटीज पाई जाती हैं, जो इन्वायरमेंट कंडीशंस पाई जाती हैं, उनमें इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स विद इन अ सिंगल पर्सन, विद इन अ इंडिविजुअल, the kinds of genetic variety is found. On that note, he can very easily accept or adapt the environmental conditions। जितनी ज्यादा उसमें varieties होंगी किस चीज की, जीन्स की, जितने ज्यादा differentiations होंगे उस तरीके से वह उतने आसानी से वह जो हमारी environmental conditions हैं उन conditions को accept कर सकता है। एट द सेम टाइम उसी समय पर अगर हम बात करें कि अगर सर इसका उल्टा हो जाता है, अगर उसमें ज्यादा वैरायटीज नहीं पाई जाती हैं, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए एट द सेम टाइम लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीसीज। और इससे क्या हो जाता है कि इससे जो हमारी स्पीसीज हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वो जनरली एक ही तरीके के पाए जाते हैं। पीपल, फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं पीपल लिविंग इन हिली एरियाज डेवलप्स जीन्स इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं वो उस तरीके से डेवलप हो जाते हैं कि वो उन हिली एरियाज की चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए बताया भी गया आपको एग्जांपल में, एज दे हैव अ वाइडर चेस्ट
टू सक मोर एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उससे वह उनकी जो चेस्ट होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हवा को, एयर को सक कर सकते हैं। वेयर डेंसिटी ऑफ गैसेस इज क्वाइट लो, जहां पर कम मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं। तो इससे क्या है कि वो अच्छी तरीके से, जितने ज्यादा, मैंने आपको ऊपर भी बताया, जितने ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी एक इंडिविजुअल में, उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जो पहला एग्जांपल दिया वह यह दिया कि जैसे पीपल लिविंग इन हिली एरियाज, जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, उनकी जो चेस्ट होती है वो बड़ी होती है, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन सक मोर एयर एंड दे कैन अडेप्ट द environmental conditions as there the density of gases is quite low. Is that clear? Moving forward, देखिए हम दूसरा मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, वह बताया है कि हाई वैरायटी इन एट्रीब्यूट्स लाइक शेप्स एंड साइजेस। ये जो शेप्स में और जो साइजेस में, चाहे वो प्लांट्स के शेप्स हो, चाहे वो एनिमल्स के शेप्स हो, या क्या करते हैं, या आपको चाहे जैसे देखिए बटरफ्लाइज मैंने बताया, चाहे राइनोसोर्स हो, आर ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशंस अमंग जीन्स। क्यों होते हैं? क्योंकि यह सिर्फ पॉसिबल तभी है जब उनमें जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाता है। तो आपको ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो जानी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये गलत लिखा हुआ है प्लीज, इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब मैंने बताया जीन्स में वेरिएशंस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है। दूसरा आप बात करेंगे सर इसका क्या प्रॉफिट है जीन्स वेरिएशन का, तो आप बात करेंगे सर जितनी ज्यादा जीन्स वेरिएशंस पाई जाएंगी उतने अच्छे तरीके से हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर एक कम होगा तो चीजों की यूनिफॉर्मिटी होगी। और इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि अगर यूनिफॉर्मिटी किसी चीज की है और उसमें कोई भी डिजीज आ जाती है, उसमें कोई भी वायरस आ जाता है या कुछ तो भी उसमें जनरेट हो जाता है, तो एक तरीके की जो चीजें पाई जाएंगी वो बड़े आसानी से खत्म हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? High variety in attributes like shapes and size of butterflies and rhinoceros are due to possibility of variations among the genes. बहुत सारे जो आपको बटरफ्लाइज और राइनोसर्स अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, अलग अलग उनके शेप्स और साइज में दिखाई देते हैं। This is just possible due to the variation among the genes. Is that clear? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी refers to the variety of species in terms of plants and animals and microorganisms of a particular ecosystem and it determines species richness. इसके बेसिस पर हमें species richness के बारे में पता चलता है। अभी है क्या, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा जब आप पेन पेपर लेके बैठे। एक बार मेरी वीडियो को देखने के बाद, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप नोट्स बनाते जाएं अपने, ताकि आपको, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक अपॉन द वीडियो अगेन एंड अगेन। फॉर दैट यू कैन रिकॉर्ड द वीडियो, आप वीडियो को रिकॉर्ड कर लें अगर आप बार बार देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार सारी चीजों को पहले, जैसे वीडियो चल रही है कंटिन्यूअस मैनर में, आप उसे देखें और समझें, और फर्दर जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप बीच में पॉज ले लेके और वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स बनाते चले जाएं। तो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी को मैंने बताया कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज। अब हमने बात करा था स्पीसीज में, विद इन स्पीसीज बात कर रहे थे हम। जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज वी वर टॉकिंग अबाउट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो मतलब यहाँ स्पीसीज ही अलग होंगे, चाहे वो प्लांट्स के स्पीसीज हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो वह हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। और इस स्पीसीज डाइवर्सिटी के बेसिस पर हमें पता चलता है स्पीसीज रिचनेस के बारे में कि सर, जब बच्चा पूछता है सर इसका मतलब क्या है, तो देखो बड़ा आसान डिफरेंस है। मैंने आपको एक लास्ट में एग्जांपल दिया था, पिछली स्लाइड में बताया था कि चाहे वो बटरफ्लाइज हो, चाहे राइनोसोर्स हो, जब उनके शेप और साइज अलग होते हैं तो वो बहुत सारे तरीके के आपके सामने अवेलेबल होते हैं। तो वो जो शेप और साइज उनका अलग है, वो जीन्स वेरिएशन के कारण है। समझ में आ गया? लेकिन वहां स्पीसीज कितनी थी? 2 स्पीसीज थी। कौन कौन सी? राइनोसोर्स मैंने बताया था, बटरफ्लाई मैंने बताया था। लेकिन अब हम यहाँ प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग तरीके के स्पीसीज की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, इफ एट अ प्लेस एक्स, हमने कोई भी प्लेस ले ली एक्स, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, वहां 4 तरीके के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, एंड 2 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 2 स्पीसीज पाए जाते हैं वर्ड के। While in other place by, जब हम एक दूसरी प्लेस बाय की बात कर रहे हैं, there are 6 species of reptiles but no species of birds। लेकिन वहां क्या नहीं है? वहां बर्ड्स की कोई स्पीसीज नहीं पाई जा रही हैं।
समझ में आ गया। तो देखो मैंने आपको वही बताया था कि हम जब पर्टिकुलर जगह के बेसिस पर, जब हम रीजन पर बात कर रहे हैं कि वहाँ एक स्पीसीज की कितने तरीके की वैरायटीज पाई जाती हैं, उसके बेसिस पर हम उस स्पीसीज रिचनेस के बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो जगह एक पर जो हमने बात करी थी, प्लेस एक्स पर जो हमने बात करी, वहां 4 स्पीसीज थे, किसके? रेप्टाइल्स के, 2 स्पीसीज थे बर्ड्स के। लेकिन प्लेस बाय पर जो सिर्फ रिचनेस है, जो सिर्फ स्पीसीज पाए जा रहा है, रिचनेस नहीं कहूंगा, जो सिर्फ स्पीसीज पाया जा रहा है वो एक ही तरीके के स्पीसीज, मतलब 6 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स पाए जा रहे हैं। लेकिन प्लेस एक्स पर स्पीसीज रिचनेस पाई गई। किस तरीके से? क्योंकि वहां देखिए 4 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स भी थे, 2 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी पाए गए थे। इज दैट क्लियर? तो हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इज यूज्ड एज अ सिनोनिम टू दी बायोडाइवर्सिटी। हम इसे कई बार बायोडाइवर्सिटी के सिनोनिम के तौर पर भी यूज करते हैं, मतलब हम इसे बायोडाइवर्सिटी ही जनरली कहते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं जनरली। वैसे भी उसी का लेबल है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हम उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो दूसरा नाम, ऑल्टरनेटिव नाम दे दिया जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को, तो वो सीधे बायोडाइवर्सिटी को दे दिया जाता है, या बायोडाइवर्सिटी को जो ऑल्टरनेटिव नाम दिया जाता है वो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को दे देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए, और इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैज रिचेस्ट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर नोन एज हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, या किसी भी लेवल पर जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वैराइटीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लेवल पर हो चाहे एक्वेटिक लेवल पर हो, कहीं से भी उनके सोर्सेज हों, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम स्पीसीज रिचनेस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वहां ये पता चलता है कि दीज आर दी रीजन्स विच हैव दी रिचेस्ट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या होगा इसका मतलब कि सर जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें क्या पाया जाता है, वहां बहुत सारे तरीके की स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। दैट मीन्स वहां बहुत सारे तरीके के स्पीसीज पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अगर आपको चीजों को रटना नहीं है, देखिए मैं दोनों तरीके से आपको, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एलैबोरेट थिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि आप, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं और आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं, और चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली यू डोंट नीड टू अटर दैम। आपको जरूरत नहीं पड़े कि मेरे लेसन आप देख रहे हैं उसके बाद भी आप अटर करते चले जा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू मेक द थिंग्स अंडरस्टैंड, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो। तो ये क्लियर हो गया। हमने बात कर ली जेनेटिक डाइवर्सिटी की, हमने बात कर ली स्पीसीज डाइवर्सिटी की। अब हम बात, जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो बचा था कम्युनिटी डाइवर्सिटी, और जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो मैंने एक वर्ड, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड बोला था हैबिटेट, जो मैंने आपकी पहली स्लाइड में यूज किया था, उसी को हम इसमें देखेंगे कि व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर कम्युनिटी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। तो यह बात करता है कि अलग अलग तरीके के जब हैबिटेट्स पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, एक जो रीजन है वहां किस तरीके की कंडीशंस जनरेट हैं और कितने तरीके से लाइफ पॉसिबल है, किस तरीके का जो अर्थ है। अभी देखो एग्जांपल भी मैंने दिया है, जैसे अर्थ पर हमारे ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं, कोरल्स भी पाया जाता है, डेजर्ट भी पाया जाता है, मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो when a particular region having a characteristics or having a feature of particular kind, then it is considered as habitat. Is that clear? तो देखिए वही मैंने कहा है कि हैबिटेट इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ रीजन। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी कैसी है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, उसका सॉइल कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन कैसी है, जब उसके कुछ जो फीचर्स होते हैं वो बड़े सिमिलर होते हैं तो उसके बेसिस पर हम उसे एक हैबिटेट का नाम दे देते हैं। तो जितने ज्यादा तरीके के हैबिटेट होंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा कम्युनिटी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ग्रासलैंड है, कोरल डेजर्ट्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। Environmental conditions like land, soil, water, climate, etc. determine the nature and variations of habitats for different biological communities. ये जो अलग अलग तरीके की environmental conditions हैं, जैसे land किस तरीके का पाया गया है, किस तरीके की soil वहाँ है, किस तरीके का water पाया जा रहा है, climatic conditions क्या है, ये सारी क्या चीजें क्या बताती हैं, it determines the nature and variations of habitat. ये आपको जो अलग अलग तरीके के habitats हैं उनमें क्या variations पाए गए हैं उन सारी चीजों के बारे में बताती हैं। And
किसके लिए ये सारी चीजें करी जाती हैं? दीज आर डिटरमाइंड फॉर ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। मैंने बोला था जब स्टार्ट किया था वीडियो कि आज हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, और दूसरा मैंने आपको बोला था वी विल टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोज थिंग्स। What is biodiversity? The biodiversity is the variety and variability of life on Earth. Is that clear? Rest you guys can look into the slides. I'm just going to recap. तो मैं एक शॉर्ट रिकैप आपको करा देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बोला था बायोडाइवर्सिटी इज द अमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी। अगेन इट मीन्स द वेराइटीज ऑफ लाइफ, वेराइटीज इन लाइफ ऑन द अर्थ। फर्दर मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, 1916, 1975, 1980 एंड देन 1985 में जब मैंने आपको बोला वॉल्टर जी रोशन का नाम आपको याद रखना है, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कॉइन किया हुआ है। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने जब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको बताए, तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने बात करी कि 3 तरीके के लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी को जो हम मेजर कर सकते हैं। लेवल हैं वह है हमारा जेनेटिक लेवल, हमारा स्पीसीज लेवल एंड द कम्युनिटी और डाइवर्सिटी लेवल। तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अगर पॉसिबल है तो शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन तक हमारी चीजें पहुंच सकें। फर्दर कल भी मैंने आपको बताया था सैप्टेट मेंस सीरीज फॉर 2019 इज गोइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑन आवर स्टेट जीरो चैनल, एंड आलोक सर आर्ची मैम इज लुकिंग इनटू दैट। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ सर चीजों को लेकर आए हैं, वह आपके लिए 10th टॉपिक को परसों से लेकर आए हैं, तो आप उनके वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। उन्होंने 10th टॉपिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शायद उन्होंने स्टार्ट किया था, कल ही उन्होंने लेक्चर लिया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज जो भी आपको टॉपिक लगता है, जब आप सिलेबस लेकर बैठे हैं तो उस सिलेबस में देखिए कि ये टॉपिक हमारा अवेलेबल है वहां पर, और आप उसे वहां से विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको वो टॉपिक पर्टिकुलर हमारे चैनल पर नहीं मिलता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता दीजिए कि सर ये प्रीलिम्स का ये वाला टॉपिक नहीं है। हालांकि जो मैंने आपको बताया था कि 7th और 10th टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो वो चल रहा है। आप लेकिन फर्स्ट सेकंड हमारे एमपी के वीडियोस, हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं। और उनमें जो टॉपिक अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि सर ये नहीं मिल रहा है हमें, तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट www.state0 में एक बार आपको दिखा देता हूं, ये है www.state0.in। इस पर जाके हमें वहां मेरा मैसेज कर सकते हैं। आपको मैंने कल अपना लास्ट वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था, तो आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर ये सारी चीजें आपसे नहीं हो रही हैं तो आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं। जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा हम उस पर लुक ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सी यू सून।